मई 1999, श्रीनगर, एक हवाई अड्डा जहां अब तक यात्री छुट्टियां मनाने आते थे। लेकिन उस सुबह कुछ बदल गया। एक एक करके सारी सिविलियन फ्लाइट्स वापस बुला ली गईं। एयरपोर्ट के दरवाजे आम आदमी के लिए बंद होने लगे और उस खाली रनवे पर उतरने लगे लड़ाकू विमान। श्रीनगर एयरबेस अब ये किसी शहर का एयरपोर्ट नहीं था, ये बन चुका था द आई ऑफ द स्टॉर्म। भारत ने आसमान की तरफ देख तो लिया था, लेकिन आसमान कोई आसान रास्ता नहीं था, क्योंकि जो भारत करने जा रहा था वो दुनिया में आज तक किसी एयरफोर्स ने नहीं किया था। ऊंचाई 18,000 फीट, पतली हवा, पहाड़ों की आड़ में छिपी एंटी एयरक्राफ्ट गन्स, और ऊपर से आती हर तस्वीर में दुश्मन खुद को छुपा लेता था, यानी अननोन एनिमी पोजीशंस। जब दुश्मन दिखता ही ना हो, जब हर पहाड़ एक जाल हो, और जब वो काम दुनिया में पहले किसी ने ना किया हो, तो आप जीतेंगे कैसे? ये कहानी है उस हवाई जंग की जिसे दुनिया नामुमकिन मानती थी। कारगिल, द वॉर दैट चेंज्ड इंडिया। एक जंग जो भारत आज तक भूल नहीं पाया। भारत की आर्मी जमीन पर अपना सब कुछ दे रही थी, लेकिन वो पहाड़ टस से मस नहीं हो रहे थे। अब वक्त आ गया था एक नई ताकत को इस जंग में उतारने का, आसमान की ताकत। लेकिन इतना बड़ा फैसला अकेले सेना नहीं ले सकती थी। 25 मई 1999, दिल्ली, एक बंद कमरे में देश की सबसे बड़ी सिक्योरिटी बैठक। मेज के सिरे पर बैठे थे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। उनके चेहरे पर एक गहरा दर्द था। कुछ ही महीने पहले वो खुद बस में बैठकर लाहौर गए थे, दोस्ती का हाथ लेकर, और उसी बढ़े हुए हाथ का जवाब धोखे से मिला था। कहते हैं उस कमरे में वाजपेयी जी ने भरे मन से कहा, हमारे साथ धोखा हुआ है। और याद रखिए, उस वक्त उनकी सरकार सिर्फ एक केयरटेकर सरकार का खेल तो चलेगा। कुछ हफ्ते पहले वो एक वोट से गिर चुकी थी, यानी एक ऐसे प्रधानमंत्री जिनके हाथ में पूरी ताकत भी नहीं थी, उन्हें लेना था अपनी जिंदगी का सबसे भारी फैसला। आर्मी चीफ जनरल वीपी मलिक ने हालात की गंभीरता समझाई कि अब एयरफोर्स के बिना यह जंग नहीं जीती जा सकती। वाजपेयी जी ने पूछा, क्या हमारी जमीनी फौज एयरफोर्स के बिना यह काम नहीं कर सकती? कमरे में मौजूद एयर चीफ मार्शल A.Y. टिपनिस ने जवाब दिया, सर, आर्मी को इसकी जरूरत है और हम तैयार हैं। वाजपेयी जी कुछ पल खामोश रहे, फिर बोले, कल सुबह शुरुआत कीजिए, लेकिन एक शर्त रखी गई, लाइन ऑफ कंट्रोल पार नहीं करनी। भारत ये जंग अपने उसूलों पर लड़ना चाहता था। 26 मई 1999, भारत की एयरफोर्स एक जंग में उतरी। 1971 के बाद पहली बार, और इस पूरी हवाई मुहिम को एक नाम मिला, ऑपरेशन सफेद सागर। लेकिन असली मुश्किल सरहद की लकीर नहीं थी। असली मुश्किल तब सामने आई जब भारत के विमानों ने दुश्मन की तस्वीरें खींचनी शुरू की, क्योंकि जब वो तस्वीरें लौटीं तो सब हैरान रह गए। तस्वीरें खाली थीं, सिर्फ बर्फ, सिर्फ पत्थर। दुश्मन कहीं नहीं था, लेकिन दुश्मन वहीं था, बस छुपा हुआ, अपने बंकर्स को पहाड़ के रंग में रंगकर। जैसे ही कोई विमान ऊपर आता, वो दुश्मन छुप जाता और पत्थर बन जाता। और तस्वीर करीब से लेने जैसे ही विमान नीचे आता,
तभी नीचे से आग बरसती, एंटी एयरक्राफ्ट गन्स। पहाड़ों में छुपी आसमान की तरफ मौत उगलती हुई। एक अजीब चाल, दुश्मन को देखना है तो नीचे आओ, और नीचे आओ तो मारे जाओ। और इस अनदेखे दुश्मन ने पहला वार करने में देर नहीं की। सत्ताईस मई 1999 सुबह भारत के 4 लड़ाकू विमानों ने उड़ान भरी। MiG-27, 2 आगे बॉक्सर 1, बॉक्सर 2, 2 पीछे हाइना 1, हाइना 2। हाइना 1 फॉर्मेशन के लीडर, स्क्वाड्रन लीडर अश्विनी मडोकोट, जिन्हें रेडियो पर सब बुलाते थे मांडो। और हाइना 2 उनका विंगमैन, फ्लाइट लेफ्टिनेंट नचिकेत। नंबर 9 स्क्वाड्रन वुल्फ पैक, उम्र सिर्फ 26 साल। और इन सब के ऊपर आसमान में एक सुरक्षा कवच था। अवंतीपुर से उड़े MiG-29 फाइटर्स। इनका काम था अगर दुश्मन के F-16 आए तो उन्हें रोकना, ताकि नीचे हमारे स्ट्राइक विमान अपना काम कर सके। निशाना था एक जगह जिसका नाम था मुंथो ढालो। ये नाम याद रखिएगा, इस एपिसोड के आखिर में ये लौट कर आएगा। बॉक्सर 1 और 2 ने पहले हमला किया। बॉम्ब्स गिरे, निशाने के ऊपर धुएं का एक बड़ा गुबार छा गया। फिर मांडो, हाइना 1 अपने डाइव में गए, लेकिन धुएं के पार निशाना दिखाई नहीं। उन्होंने फायर रोक दिया और विमान ऊपर खींच लिया। उनके ठीक पीछे नचिकेता। जब तक वो डाइव में आए, धुआं थोड़ा छट चुका था। निशाना साफ दिखा और उन्होंने अपने 80 मिलीमीटर रॉकेट्स दाग दिए। लेकिन जैसे ही वो डाइव से बाहर निकले, इतनी ऊंचाई पर जहां हवा पहले ही पतली थी, उनके अपने ही रॉकेट्स की गर्म गैस इंजन में चली गई और इंजन अचानक बंद हो गया। पूरे संयम के साथ नचिकेता ने अपने लीडर को रेडियो किया। मांडो, नची इंजन फ्लेम आउट, रीलाइटिंग। उन्होंने इंजन दोबारा जगाने की कोशिश की, बार बार, लेकिन इतनी ऊंचाई पर इंजन ने साथ नहीं दिया। नीचे पहाड़ तेजी से करीब आ रहे थे और तब उनकी आखिरी आवाज आई, मांडो, नाची इजेक्टिंग। उनका विमान सीधे मुंथो ढालो की घाटी में जा गिरा, दुश्मन के बीचों बीच। वो पैराशूट से नीचे उतरे, अकेले, सिर्फ एक पिस्तल के साथ। चारों तरफ दुश्मन के सैनिक, एक अकेला पायलट, एक पूरी सेना के सामने। वो पकड़ लिए गए। उस पल भारत को नहीं पता था कि वो जिंदा हैं या नहीं। ऊपर आसमान में मांडो ने श्रीनगर बेस को रेडियो किया। श्रीनगर बेस, दिस इज हाइना 1, मेडे, मेडे, हाइना 2 हैज पंच्ड आउट। आई रिपीट, हाइना 2 हैज इजेक्टेड ओवर द टारगेट एरिया। और फिर एक और आवाज, बेस, आई एम एट बिंगो फ्यूल, आई कैन नॉट होल्ड पोजिशन, रिक्वेस्टिंग इमीडिएट रिलीफ ऑन स्टेशन टू मेंटेन विजुअल ऑन हिज कोऑर्डिनेट्स। यानी नचिकेता के ऊपर नजर बनाए रखने के लिए किसी और को उस आसमान में जाना था। और उस पुकार का जवाब देने उसी आसमान में एक और पायलट पहुंचा, स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा। नंबर 17 स्क्वाड्रन, गोल्डन एरोज। 36 साल के, एक पत्नी और एक नन्हे बेटे के पिता। उनका काम था तस्वीरें लेना, दुश्मन के उन छुपे ठिकानों की जो अब तक नजरों से ओझल थे। अब तक ये काम जैगुआर और कैनबरा विमान कर रहे थे, लेकिन अब
गोल्डन एरोज के एडवांस्ड MiG-21 भी इस फोटो रिकॉनेसेंस में जोड़ लिए गए थे और अजय आहूजा इस काम में माहिर थे। उन्होंने कई ऐसी तस्वीरें खींची थीं जो दुश्मन के ठिकानों का राज खोल रही थीं। बेहद कीमती, बेहद अहम। 27 मई की उस सुबह भी आहूजा इसी काम पर निकले थे, तस्वीरें लेने, अपना मिशन पूरा करने। लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि उनका एक साथी नीचे गिरा है, उन्होंने अपना मिशन बदल दिया। उन्होंने अपने नंबर 2 और हाइना 1 दोनों को सुरक्षित भेज दिया और खुद उस खतरनाक आसमान में अकेले रुक गए, जहां दुश्मन की स्टिंगर मिसाइल्स का खतरा भी था, क्योंकि हमले से दुश्मन अब सतर्क हो चुका था। उन्हें चेतावनी दी गई थी, नीचे मत जाओ, मिसाइल्स हैं। उन्हें मालूम था ये उनकी आखिरी उड़ान हो सकती है, लेकिन उनके एक भाई की जान बर्फ में कहीं फंसी थी और अजय आहूजा उसे छोड़कर नहीं जा सकते थे। और तभी वही हुआ जिसका डर था। एक स्टिंगर मिसाइल सीधे उनके MiG-21 से टकराई। उन्होंने आखिरी सांस तक विमान को संभाला और फिर आई उनकी आखिरी आवाज, हरक्यूलिस, कुछ मेरे विमान से टकराया है, मिसाइल हो सकती है, मैं इजेक्ट कर रहा हूं। और फिर एक लंबी खामोशी। ये इस कहानी का सबसे दर्दनाक मोड़ है। अजय आहूजा ने इजेक्ट तो किया, भारत की ही जमीन के ऊपर, लेकिन तेज हवाओं ने उनके पैराशूट को बहा दिया और वो उतरे लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार, दुश्मन की जमीन पर, पाकिस्तान इल्लीगली ऑक्युपाइड कश्मीर में। भारत की सेना उन्हें बचाने नहीं पहुंच सकती थी, क्योंकि वो अब सरहद के उस पार थे। दुश्मन ने उन्हें जिंदा पकड़ लिया और फिर शुरू हुआ वो जुल्म जो इंसानियत को शर्मसार कर दे। उन्होंने अजय आहूजा पर दबाव डाला, ये कहो कि भारत ने पहले हमला किया, ये कहो कि भारत जंग चाहता था, लेकिन वो देशभक्त टूट गया पर झुका नहीं। उसने अपने देश के साथ धोखा नहीं किया। और तब उन बुज़दिलों ने बिल्कुल पास से उनके सीने में गोली उतार दी। बाद में जब उनका पार्थिव शरीर भारत लौटा तो उसे देखकर बड़े बड़े फौजी डॉक्टरों की भी रूह कांप गई। जिस्म पर जुल्म के निशान, टूटी हुई हड्डियां और सीने पर बिल्कुल पास से मारी गई गोली। जो जवान अपने पूरे कद के साथ उस आसमान में उड़ा था, उसे दुश्मन ने वापस भेजा एक ऐसे ताबूत में जो उनके अपने कद से भी छोटा था। ये जंग नहीं थी, ये कत्ल था, ठीक वैसे ही जैसे इस जंग की शुरुआत में कैप्टन सौरभ कालिया और उनके साथियों के साथ हुआ था। स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा, जो अपनी तस्वीरों का मिशन छोड़कर एक साथी को बचाने रुके और उसी कोशिश में शहीद हो गए। अगला दिन 28 मई। दुश्मन के बंकर्स तेज विमानों से नहीं टूट रहे थे। आर्मी को कुछ चाहिए था जो धीरे चले, रुककर ठहर कर वार करे। इसलिए भारत ने मैदान में उतारा Mi-17 हेलीकॉप्टर। वो हेलीकॉप्टर जो सामान ढोने के लिए बना था, उसे हथियार बना दिया गया। रॉकेट्स, GPS, लोहे का कवच और सबसे जरूरी फ्लेयर्स, वो जो मिसाइल को धोखा देकर भटका देते हैं।
लेकिन सारे हेलीकॉप्टर्स के पास ये कवच नहीं था। उस सुबह एक फॉर्मेशन हुई, नूब्रा, निशाना पॉइंट 5140 तोलोलिंग के पास। योजना साफ थी, पहले तेज लड़ाकू विमान हमला करते ताकि दुश्मन डर कर अपने बंकर्स में छुप जाए, और फिर Mi-17 हेलीकॉप्टर्स धीरे से आते और ठहरकर ठीक निशाने पर पॉइंट 5140 पर सटीक वार करते। लेकिन उड़ान से पहले किस्मत का खेल देखिए। विंग कमांडर अनिल सिन्हा का हेलीकॉप्टर खराब हुआ, वो दूसरे हेलीकॉप्टर में चले गए, और स्क्वाड्रन लीडर राजीव पुंदीर के हेलीकॉप्टर ने भी उन्हें धोखा दे दिया, वो भी दूसरे हेलीकॉप्टर में चले गए। इस उठापटक में कीमती वक्त हाथ से निकल गया, और जंग में एक एक पल जान की कीमत रखता है। लेकिन उस जल्दबाजी में जो हेलीकॉप्टर उन्हें मिला, उसके पास फ्लेयर्स नहीं थे, कवच नहीं था, और राजीव पुंदीर इस बात से अनजान उसी में उड़ान भर गए। तोलोलिंग की तरफ उड़ते हुए जब वो हेलीकॉप्टर्स उन बर्फीली चोटियों के ऊपर से गुजरे, तो नीचे बर्फ पर उन्हें कुछ दिखा। भारत के जवानों के पार्थिव शरीर, वो जवान जो इसी तोलोलिंग को वापस लेने की कोशिश में शहीद हो चुके थे। बर्फ पर बिखरे वो शरीर एक खामोश चेतावनी दे रहे थे कि ये पहाड़ कितना बेरहम है। लेकिन उन हेलीकॉप्टर्स के जवान रुके नहीं। उन शहीदों को देखकर उनके इरादे और मजबूत हो गए। उन्हें उन मौतों का हिसाब लेना था। तोलोलिंग के ऊपर पहुंचते ही दुश्मन ने मिसाइल्स की बौछार कर दी, चारों तरफ आग। बाकी हेलीकॉप्टर्स के फ्लेयर्स जलते रहे, मिसाइल्स भटकती रहीं। लेकिन पुंडीर का हेलीकॉप्टर, जिसके पास कोई कवच नहीं था, एक हीट सीकिंग स्टिंगर, सीधे उनकी तरफ, और कोई फ्लेयर नहीं उसे रोकने के लिए। मिसाइल Mi-17 से टकराई, चारों जवान शहीद हो गए। स्क्वाड्रन लीडर राजीव पुंडीर, फ्लाइट लेफ्टिनेंट मोहिल्लन, सार्जेंट राजकिशोर साहू, सार्जेंट PVNR प्रसाद। सिर्फ 2 दिन में भारत ने अपने कई काबिल जवान अपने विमानों के साथ खो दिए। लेकिन उसी अंधेरे में एक किरण भी थी। जिस नचिकेता को बचाने अजय आहूजा रुके थे, उसे दुश्मन ने 8 दिन कैद में रखा। उस पर बेइंतहा जुल्म हुआ। लेकिन भारत ने दुनिया भर में आवाज उठाई, और दबाव इतना बढ़ा कि दुश्मन को झुकना पड़ा। 3 जून को नचिकेता वापस लौटे, वागा बॉर्डर के रास्ते। इस पूरी जंग का इकलौता प्रिजनर ऑफ वॉर जो जिंदा घर लौट आया। आहूजा की कुर्बानी बेकार नहीं गई। लेकिन कुछ बेटे घर नहीं लौटे। अजय आहूजा, राजीव पुंडीर और उनके कई साथी। जब उनके पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपटे एक चिता पर रखे गए, तो वहां खड़े उनके साथियों की आंखों में सिर्फ आंसू नहीं थे, उनमें एक आग थी। उस चिता की आग ने एक आक्रोश को जन्म दिया। नीचे जमीन पर डटी आर्मी के सीने में एक आग पहले से जल रही थी, कैप्टन सौरभ कालिया और उनके साथियों की। और अब उस आग को अजय आहूजा, राजीव पुंडीर और उन तमाम जवानों की कुर्बानियों ने और तेज कर दिया। अलग अलग वर्दियां, अलग अलग नाम, लेकिन एक ही आग। और उस आग से एक ही आवाज उठी, ये चोटियां हमारी हैं और हम इन्हें थाली में सजाकर दुश्मन को नहीं देंगे। हम इन्हें वापस लेंगे, एक एक इंच अपने खून से। अब ये जंग सिर्फ जमीन बचाने की नहीं रह गई थी,
अब हर चोटी एक हिसाब थी, हर बंकर एक कर्ज, और भारत अब वो कर्ज पूरा चुकाने वाला था, पूरे हिसाब किताब के साथ। सरहद के उस पार पाकिस्तान को अपने किले पर बहुत घमंड था। 2 दिन में 3 भारतीय विमान गिर चुके थे। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ को यकीन हो गया कि उसकी चाल कामयाब हो रही है। उसे लगता था, देखते हैं भारत और कितने पायलट्स को मरने के लिए भेजता है। दुश्मन को लगा उसने जमीन ही नहीं, आसमान भी अपने कब्जे में कर लिया है। दुश्मन इसे अपनी जीत समझ रहा था, लेकिन भारत हर नुकसान से कुछ सीख रहा था, और अब अगला कदम बिना सोचे नहीं उठाया जाना था। इसलिए भारत ने अपने हेलीकॉप्टर ऑपरेशंस रोक दिए। ये हार नहीं थी, ये रुक कर सोचने का वक्त था। दुश्मन के पास वो स्टिंगर मिसाइल थी जो धीमी रफ्तार से आने वाले हेलीकॉप्टर्स को आसानी से निशाना बना सकती थी। वही मिसाइल्स जो कभी अफगान जंग में अमेरिका ने पाकिस्तान को दी थी, और अब वही स्कर्दू बेस पर उन तथाकथित मुजाहिदीन को थमा दी गई थी, जो असल में पाकिस्तानी सेना ही थी। और यही वो सवाल फिर से सिर उठाता है जो हमने इस कहानी की शुरुआत में पूछा था। क्या प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को सच में सब पता था? क्या इतने सारे स्टिंगर मिसाइल्स उन्हीं के आदेश पर उस सेना को दिए गए थे, या फिर एक बार फिर उनकी अपनी सेना ने उन्हें अंधेरे में रखा था? जवाब जो भी हो, नतीजा एक ही था। वही मिसाइल्स आज भारत के बेटों पर चल रही थी। भारत ने तय किया, अब कोई विमान स्टिंगर की पहुंच में नहीं आएगा। सब कुछ होगा बहुत ऊंचाई से। लेकिन इतनी ऊंचाई से उन छोटे छुपे बंकर्स पर निशाना कैसे लगता? साधारण बॉम्ब सैकड़ों मीटर दूर जा गिरता, सिर्फ बर्फ पर, दुश्मन पर नहीं। और नीचे वक्त रेत की तरह फिसल रहा था। हर गुजरते दिन के साथ आर्मी के जवान उन चोटियों पर चढ़ते और शहीद होते। तोलोलिंग अब भी दुश्मन के कब्जे में थी, टाइगर हिल भी। जमीन से एक भी पत्थर नहीं हिल रहा था, और सबसे बड़ा डर सिर पर मंडरा रहा था, सर्दियां। अगर बर्फ गिरने से पहले ये जंग खत्म न हुई तो दुश्मन इन चोटियों पर हमेशा के लिए जम जाता, और तब उसे उखाड़ना नामुमकिन हो जाता। भारत के पास वक्त नहीं था, और उसे चाहिए था एक ऐसा हथियार जो कभी ना चूके। और भारत के पास एक विमान था, मिराज 2000, जिसे भारत की एयरफोर्स एक खास नाम से बुलाती है, वज्र। पुरानी कथाओं में वज्र इंद्र का वो अस्त्र था जो कभी अपना निशाना नहीं चूकता, जिसके सामने कोई किला नहीं टिकता। अब तक भारत पूरे पहाड़ पर बॉम्ब गिरा रहा था, इस उम्मीद में कि दुश्मन को लगे वज्र एक अकेले ठिकाने को सीधे चुन सकता था। लेकिन एक मुश्किल थी। इसके असली फ्रेंच बॉम्ब्स बहुत बड़े, बहुत महंगे थे, और पोखरण के बाद अमेरिका की पाबंदियों ने जरूरी पुर्जे की सप्लाई रोक दी थी। दुनिया ने सोचा भारत के हाथ बंद गए हैं, लेकिन भारत रुकने वालों में से नहीं था। ग्वालियर और बेंगलोर में भारत के इंजीनियर्स और टेस्ट पायलट्स दिन रात जुट गए। उन्हें 3 चीजों को जोड़ना था: एक इजरायली लिजनिंग टारगेटिंग पॉड, एक अमेरिकन लेजर गाइडेड बॉम्ब और एक फ्रेंच विमान। 3 देश, 3 तकनीकें जिन्हें कभी साथ काम करने के लिए नहीं बनाया गया था, और वक्त बिल्कुल नहीं था। ऊपर हर रोज जवान शहीद हो रहे थे। यह सिर्फ तकनीक की मुश्किल नहीं थी, ये मौत के साथ एक दौड़ थी।
और फिर उन्होंने वो कर दिखाया जो दुनिया सोच भी नहीं सकती थी। सिर्फ 12 दिन में वज्र तैयार था। राजस्थान के रेगिस्तान में टेस्ट हुआ। बॉम्ब ने सीधे निशाने पर वार किया। ये भारत का जवाब था। किसी के सहारे का इंतजार नहीं, अपने दम पर, अपने हौसले से। हथियार तैयार था, अब बस एक निशाने की तलाश थी। एक ऐसा निशाना जो दुश्मन की कमर तोड़ सकता था। एक सवाल भारत को परेशान कर रहा था। दुश्मन इतने हफ्तों से चोटियों पर टिका कैसे था? खाना, गोला बारूद, रसद मिल कहां से रही थी? हर दुश्मन सैनिक एक ठिकाने से जुड़ा था, एक मदर बेस, दुश्मन का दिल। अगर वो दिल धड़कता रहता तो दुश्मन कभी भूखा नहीं मरता। चाहे भारत कितनी भी चोटियां ले लेता, दुश्मन को नई रसद मिलती रहती। उस एक दिल को तोड़ना पूरे किले को हिला देना था। और उस दिल का नाम था मुंथो ढालो। वही नाम जहां इस एपिसोड की शुरुआत में नचिकेता का विमान गिरा था। पूरे बटालिक सेक्टर की जीवन रेखा। भारत ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की थी। कई विमान, आर्मी, इंटेलिजेंस, कोई उसे ठीक से पकड़ नहीं पाया। लेकिन अब भारत के पास वज्र की आंखें थीं। 15 जून एक मिराज 2000 ने अपने लाइटिंग पॉड से आखिरकार उसे ढूंढ निकाला। हेडक्वार्टर से हुक्म आया, इसे तबाह करना है अगले 24 घंटों में। लेकिन खतरा था पाकिस्तान के F-16, इसलिए भारत ने अपने MiG-29 तैयार किए वज्र की हिफाजत के लिए। आसमान के पहरेदार। अगर F-16 आया तो उसका जवाब तैयार था। 16 जून सुबह का अंधेरा। आदमपुर से 4 मिराज 2000 ने उड़ान भरी। वो इतनी ऊंचाई पर उड़े कि दुश्मन की स्टिंगर उन्हें छू भी नहीं सकती थी। लाइटिंग टारगेटिंग पॉड ने मुंथो ढालो को अपनी नजर में जकड़ लिया और फिर एक के बाद एक बॉम्ब्स बरसने लगे। 24 बॉम्ब्स उस एक ठिकाने पर। और नीचे दुश्मन का वो दिल जो महीनों से धड़क रहा था, एक साथ राख बन गया। रसद के ढेर तबाह, गोला बारूद खत्म। 50 से ज्यादा ठिकाने जलकर राख में मिल गए और 300 दुश्मन सैनिक उसी मलबे में दफन हो गए। जिस बेस को दुश्मन ने महीनों में बनाया था, वज्र ने उसे चंद पलों में मिट्टी में मिला दिया। एक ही वार में दुश्मन की पूरी जंग की कमर टूट गई। शुरुआत में आसमान ने भी अपनी कीमत मांगी। स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा, स्क्वाड्रन लीडर राजीव पुंडीर और उनके साथी जो उस आसमान में हमेशा के लिए अमर हो गए। उन्होंने अपनी जान देकर भारत को एक सबक सिखाया कि इस दुश्मन को हराने के लिए सिर्फ हिम्मत काफी नहीं, सोच भी बदलनी होगी। और भारत ने अपनी सोच बदली। उसने हार से सीखा, अपने गुस्से को एक हथियार बना लिया और फिर दुश्मन के दिल पर ही वार किया। मुंथो ढालो का गिरना सिर्फ एक ठिकाने का गिरना नहीं था, ये थी दुश्मन के उस अभेद्य किले में पहली दरार। अब तक जो पहाड़ नामुमकिन लगते थे, उनमें पहली बार एक कमजोरी दिखी। और नीचे जमीन पर भारत की आर्मी ने यह देखा, उनके हौसले में वो चिता वाली आग फिर से भड़क उठी। अगर दुश्मन का दिल टूट सकता है तो उसका किला भी टूटेगा। अगर आसमान रास्ता बना सकता है तो हम उस रास्ते पर चढ़ेंगे, अपने पैरों से, अपने खून से
और अपना तिरंगा वहां लहरा देंगे। लेकिन इस इरादे के सामने खड़ा था वो पहाड़, वो दीवार जिस पर भारत बार बार टूटा था। तोलोलिंग। अगले एपिसोड में एक दीवार, सीधी विशाल बर्फ से ढकी, जिसने भारत के हर हमले को लहूलुहान करके लौटाया था। लेकिन इस बार भारतीय सेना वापस मुड़ने नहीं वाली थी। अगली लड़ाई तोलोलिंग की, जहां हर कदम पर मौत थी और ऊपर बैठा दुश्मन हंस रहा था। लेकिन इस बार भारत के कुछ जवान उस दीवार को भेदने वाले थे और उनमें से कुछ नाम इतिहास में अमर होने वाले थे। एक तरफ बदले की आग, दूसरी तरफ मौत की दीवार, और इन दोनों के बीच लिखी जाने वाली थी भारत की पहली बड़ी जीत। लेकिन उस जीत की कीमत क्या थी, वो कहानी अगले एपिसोड में। कुछ कहानियां वक्त के साथ पुरानी हो जाती हैं और कुछ हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। मिंट मिंट्यूज पर हम सिर्फ इतिहास नहीं बताते, हम उससे फिर से जीते हैं। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद।